नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। विजय सांपला जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा, विजय जी, आपने कहा कि आप आम आदमी थे, आम आदमी से सांसद बने, आम आदमी से सांसद बने, अब तो खास हो गए, मंत्री बन गए, तो ये क्या किस्मत है या फिर हाईकमांड का आशीर्वाद? ये किस्मत नहीं कह सकते, किस्मत को मैं चुनौती भी नहीं देना चाहता कि, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर ये हो सकता है तो ये इंडिया में पॉसिबल है। मुझे जब मैं मंत्री बना तो सारे टीवी चैनल्स में आया कि सऊदी अरब में लेबर करने वाला व्यक्ति ऐसे मुकाम पर पहुंचा है, तो मुझे सऊदी अरब से दो लोगों के, जो अल जजीरा और अल अरब, दो अखबार के पत्रकार हैं और दोनों इत्तेफाक से, एक अलीगढ़ का था और एक अहमदाबाद का था, इंडियन थे। तो उनका सवाल था कि वो बाकी तो अरबी में पूछते रहे, मगर लास्ट में एक क्वेश्चन उनका सेम था कि क्या डिफरेंस है कि हिंदुस्तान की सियासत में और सऊदी अरब की सियासत में आप इतना लंबा समय, तो आपको क्या नजर है? तो मैंने कहा कि ये लोकतंत्र की ताकत है कि हिंदुस्तान में ही है जो एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री भी बन सकता है और एक बेलचा चलाने वाला मंत्री बन सकता है। सौभाग्य की बात है कि इसमें मैं लोकतंत्र का एक हिस्सा हूँ, और मैं तो सबसे बड़ी बात करता हूँ कि अगर लोकतंत्र ना होता तो शायद मैं ही ना होता। आपकी सरकार जब बीजेपी विपक्ष में थी तो महंगाई पर बहुत हल्ला होता था, विपक्ष हल्ला मचाती थी। आज 1.25 साल बाद महंगाई फिर एक बार चरम पर है। अगर प्याज के दामों की बात की जाए, आम सवाल है, आम आदमी का सवाल, आम आदमी के मंत्री से है, इस पर आप क्या कहें? निस्संदेह कि प्याज एक बहुत बड़ी, जितनी बड़ी समस्या बनती है इतनी बड़ी समस्या होती नहीं है, मगर आज जब से देख रहा हूँ कि प्याज राजनीति का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। बरसातों के दिनों में सभी चीज़ों के रेट बढ़ते हैं, और आप कह रहे हैं कि जब महंगाई मुद्दा थी, तो जब मुझे याद है कि जब हमने आज महंगाई के रेट, जब बरसात में सब्जी के और सभी चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, ये स्वाभाविक है, हर साल कहते हैं, पिछले साल भी हमने कहा था, आज भी कह रहे हैं। जब आप विपक्ष में, मैं कह रहा हूँ जब हमने सरकार ली थी तब वहाँ पर बरसातों के रेट, बरसात नहीं थी तब प्याज का रेट 100 रुपये था, आज 80 रुपये हैं। तो इसका मतलब उससे कहीं कम है, कहीं ना कहीं कंट्रोल आज बरसात के कारण इस रूप में पहुँचा है, मगर जब बिना बरसात के रूप में भी ऐसा था, तो आज हम ये कह सकते हैं कि हमारा निरंतर है, चाहे वो पेट्रोल डीजल की कीमतों के ऊपर, बाकी चीज़, चीनी के ऊपर भी रेट देखें, बाकी सब चीज़ों के देखेंगे तो आपको लगेगा लेकिन कि बाकी से आम आदमी की रसोई से बाहर नहीं है क्या? मैं ये नहीं कह सकता कि भी रेट बड़े नहीं होंगे, ये नहीं कह, मगर ये कह सकता हूँ कि पहले की तुलना में अगर अब देखेंगे तो आपको रेट, जब तुलनात्मक हर चीज़ की तुलना करेंगे तो आपको रेट बढ़े हुए नज़र नहीं आएंगे। अगर बात करें नरेंद्र मोदी सरकार की, तो ऐसे क्या बड़े फैसले और जो आपने वादे किए थे जब आप विपक्ष में थे, वो पूरे पिछले 1.25 साल में किए? देखिए, एक शायद इसके ऊपर बहुत कम चर्चा हुई है, जिसके ऊपर मेरी नज़र में बहुत बड़ा फैसला है, वो शायद बाकियों की नज़रों में या किसी ने चर्चा भी बहुत कम हुई, कि हमने जब से बांग्लादेश बना है, जितने भी हमारे मुल्क की सरहदें हैं, किसी भी सरहद का हमारा अभी तक कोई भी बाउंड्री लाइन फिक्स नहीं है जी। मगर ये सरकार ने बनते ही सबसे पहला काम इस बाउंड्री को बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री लाइन जो है वो तय कर। लेकिन कांग्रेस कहती है कि ये काम उन्होंने शुरू किया, मगर वो इतने देर कहाँ लगे? आज भी इसको करने में फटाफट बैठी पूरी टीम लगी रही। मैं क्योंकि जब मंत्री बनने से पहले उस विदेश कमेटी का मेंबर था, जो स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था, तो उसमें जो थी कि हमारी तरफ से कि इसको फटाफट करना है, जल्दी करना है, और क्योंकि अगर पूरे भारत की जितनी सरहदें हैं और किसी के साथ हम तय नहीं करते, कम से कम बांग्लादेश आज हमारे साथ ये बॉर्डर लाइन तय करनी चाह रहा है, और इसको हम क्यों नहीं करना, जल्दी करना है। तो ये एक मानसिकता थी कि करना है। बाकी तो बहुत सारी पॉलिसीज पाइपलाइन में शुरू हो गई, जो 1971 की 72 की उनसे जब से देश बना है, बहुत सारी उन्होंने शुरू की है जो अभी तक पाइपलाइन में है। लेकिन 32-33 साल बॉर्डर की बात की, ये समस्या दूर हुई, लेकिन आम आदमी के लिए क्या इनिशिएटिव आपकी सरकार ने लिया? मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ये एक हमारी, आपने देश की उपलब्धियों के बारे में, अगर आम आदमी के लिए बात करें तो ये जनधन योजना है,
जन धन योजना ये आम गरीब आदमी के लिए है, किसी अमीर आदमी के लिए नहीं, ये आम आदमी के लिए। जीवन सुरक्षा, आज किसी को 1 रुपया किसी बच्चे को दो, मुझे तो ये भी कहने में कि रास्ते में चौराहे में अगर किसी भिखारी को 1 रुपया दो तो वो फेंक के चला जाता है। आप 1 रुपये महीने के ऊपर उसको गरीब को, एक आम आदमी को जीवन सुरक्षा दे रहे हैं। और 2 लाख अटल पेंशन योजना, आज किसान का बेटा कभी सोच नहीं सकता था उसको पेंशन मिलेगी। रेडी फेड़ी लगाने वाला और मजदूर, मैसन, हेल्पर, प्लम्बर, कारपेंटर, ये कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे भी 60 साल होने के बाद मुझे भी कभी पेंशन मिल सकती है जी। मगर आज वो 42 रुपये या 42 का गुना 84 210 रुपये तक देता है, तो उसको 60 साल होने के बाद 5,000 रुपये पेंशन मिलेगी। आज लेबर का आदमी काम करता था, लेबर का उसका जीपीएफ कटता था, वो यहाँ पे अगर पंजाब में काम करता था बाद में यूपी में चले जाता था, यहाँ पे किसी दूसरे स्टेट में जाता था, या इवन देन पंजाब में किसी दूसरी जगह जाता। ये जो इनिशिएटिव सरकार की तरफ से लिए गए, क्या इनको मॉनिटर भी किया जा रहा है? आम आदमी की आप बात करते हैं, आम आदमी तक ये इनिशिएटिव पहुँच पाए क्या? बिल्कुल पहुँच रहा है। मैं अभी मेरी बात कर, ये तो जो 12 रुपये की जनधन योजना, जो और बीमा योजना, ये तो सफल कार्यक्रम है और सभी ने इसको सराहा है। जो मैं कर रहा था लेबर की बात, जो आदमी यहाँ पे काम कर रहा था, जब दूसरी जगह पे जाता था उसका पीएफ कटता था तो वो उसको क्लेम कर नहीं पाता। आज 40,000 करोड़ रुपए तक अनकम्प्लेंट बैंकों के पास पड़ा हुआ है, वो खजाने में पड़ा हुआ है, क्योंकि उसका कंप्लेंट नहीं था, क्योंकि लेबर का वो फंड कटा हुआ था, वो कहाँ दूसरी जगह जाता था, मगर वो कहता था कि यार उसको यही नहीं पता था कहाँ था। आज वो लेबर का वो यूनिक कार्ड बन गया, यूनिक कार्ड बन गया, जो उसका फंड यहाँ पे कटेगा, कल जाके वो बॉम्बे में काम करता है, चेन्नई में करता है, बेंगलोर में काम करता है, उसी फंड के ऊपर, उसी यूनिक नंबर के ऊपर उसका फंड जाएगा और वो क्लेम कहीं भी कर सकता है। काले धन की बात जब बीजेपी विपक्ष में थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश भर में रैलियां करते थे उसमें काले धन की बात करते थे, मुद्दा उठाते थे, लेकिन आज वो काला धन कहीं वापस आता नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि काला धन वापस आता नजर नहीं आता, आपको नजर आना शुरू हो गया, मगर उस स्पीड से जितनी लोगों की अपेक्षा तो वो तो हो गया। अभी हमें 6 महीने नहीं हुए थे। आप जब विपक्ष में थे, आप ही ने कहा था कि 100 दिन के अंदर काला धन वापस। ये ऐसा नहीं है, आपने कहीं पूरा देखेंगे, वो आपने उसको उछाल दिया, ज्यादा उछाल दिया कि कहा कि काला धन लाए, और उसके लिए हमने आते ही सबसे पहला 100 दिन से भी पहला काम यही है। आते 30 दिनों में अगर कोई पहला काम किया था, जो पहले कांग्रेस यूपीए की सरकार नहीं कर सकी थी, कि एसआईटी बना दी, एसआईटी बना के उसको कह दिया कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग, अगर किन्हीं की जिनकी पहली मंशा नहीं थी उन्होंने नहीं बनाई। एसआईटी के बनाने से फायदा होगा, कब तक काला? बिल्कुल फायदा होगा। और दूसरा जो अभी हमने वो बजट एक्ट लेके आए कि उसमें काला धन के लिए सख्त प्रोविजन रखे हैं, और उसका कम से कम जो गया है उसको आने में समय लग रहा है, मगर और ना चले जाए इसकी भी हमें चिंता है, और उसकी चिंता आपने पार्लियामेंट में देखा है कि उस बिल को लेके आए। विपक्ष ये भी कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से ज़्यादा विदेशों में घूमते हैं, क्या विदेश यात्राओं से कुछ देश को फायदा हो रहा है? आज मेरा ख्याल ये कमजोर मानसिकता की तो बात सवाल हो सकता है, जो सकारात्मक सोच लेके चल रहा है उसका सवाल नहीं है, और उनको देश में भी प्रधानमंत्री नजर आता है, विदेश में भी नजर आता है। दूसरी बात, हमने प्रधानमंत्री जी ने पहले 15 अगस्त पे पिछले साल कहा था कि मैं पूरे दुनिया को कहता हूँ कि कम एंड मेक इन इंडिया। वो जब उनको लाना होगा यहाँ पे निवेश करने के लिए, तो उनको जाके उनको कुछ ना कुछ दिखाना होगा, तो उसके लिए प्रधानमंत्री, और आज उनकी हर यात्रा का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें सबको नजर आता है। आपने पॉजिटिव रिस्पांस की बात जी, की। जी। किस तरह का पॉजिटिव अब निवेश आ रहे हैं, सभी स्मार्ट सिटी के लिए, पूरे जिस देश में गए वहां से कुछ ना कुछ लेके आए देश के लिए, तो हर तरह का निवेश है। चाहे चाइना में गए तो उन्होंने निवेश करने की बात की, अमेरिका में गए उन्होंने निवेश करने की, और मुझे तो ये भी फर्क है कि पहला है दुनिया का, भारत देश ऐसा है कि दुनिया का एक ही प्रधानमंत्री है जो अमेरिका के राष्ट्रपति जैसे हॉटलाइन पे बात करता है, किसी और के पास नहीं। 4 हॉटलाइन है, बाकी राष्ट्रपति के साथ है। उस हॉटलाइन का फायदा हो रहा है क्या? बिल्कुल फायदा होगा। ये फायदा क्यों नहीं होगा? आखिर उनको भी कुछ नजर आया नहीं तो और किसी को नहीं मिलगी, पहले क्यों नहीं मिलगी? इसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव नजरिया, सकारात्मक नजरिया है। और जब पूरी देश में, पूरी दुनिया से निवेश आएगा तो ये यहाँ देश अपने आप, हर युवा को जो उसको रोजगार मिलेगा। और उन्होंने कहा कि मैं पूरी दुनिया को कहता हूँ काम इन मेक इन इंडिया, और
जब मैं जवानों के लिए आह्वान करता हूं कि मैं दुनिया के किसी कोने में जाऊं और जिस चीज को उठाऊं उस पर लिखा होना चाहिए मेड इन इंडिया। इसका मतलब पूरी दुनिया के लोग जहां पे आके उद्योग लगा रहे हैं, अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जब उनको इन्वेस्ट करेंगे तो देश के नौजवान को रोजगार मिलेगा। मेक इन इंडिया की बात करते हैं। हाँ, तो मेक इन पूरे 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 विश्व में आप कहते हैं कि मेक इन इंडिया का डंका बज रहा है। आपको लगता है कि ये जुमला नहीं सही में सफल हो पाएगा? ये सही, सफल, सकारात्मक आगे बढ़ रहा है, ये दिख रहा है। एक तो होते किताबों में नहीं, जमीन पे नजर आ रहा है। आज प्रधान कौशल योजना शुरू हो रही है, उसी का एक परिणाम है। आज लोग तैयार कर रहे हैं तो इसी का परिणाम है। तो इसके लिए ये बातें नहीं है, ये हकीकत है और ये सपना नहीं है, और ये आपको नजर आएगा और ज्यादा समय में नहीं, नजदीक ही है। विपक्ष ये कहता है कि सीज फायर पे पाकिस्तान की तरफ से, विपक्ष में जब बीजेपी थी तो बहुत हल्ला मचाती थी, अब पाकिस्तान की तरफ से हर दिन हर रोज़ सीज फायर वॉल्यूशन हो रहे हैं। पहले आर पार की बात होती थी, जब सत्ता में आएंगे तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्या वो मुंह तोड़ जवाब आज दिया जा रहा है? मेरा ख्याल ये देश की जनता ज़्यादा जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती कि क्या मुंह तोड़ जवाब दे रहे कि नहीं दे रहे। आज पहले कभी जुर्रत करते थे कि हमारे देश में आते थे, घुसते थे और फौजियों के सर काट के चले जाते थे और यहाँ तक क्लेम होता था। आज उनको पता है कि किस तरह की, आज अगर पाकिस्तान जवाब देता है, लड़ाई वो शुरू करता है तो ख़त्म भी वही करता था। आज वो ख़त्म करने की पोजीशन में नहीं, वो हमसे वो अपने आप हाथ खड़े करके फिर हथियार करने के, और ये वो भी जानता है। आज इसी के लिए कारण हो हल्ला भी मचाऊ, आज इसी के कारण वो जो अपनी उनकी वार्ता भी टूटी है, तो उसका कारण भी यही है कि वो हमारे सामने खड़ा नहीं हो पा रहा है। ये आपको क्या लगता है, पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए? बातचीत, हर समस्या का समाधान बातचीत है, ये मैं मानता हूँ, मगर बातचीत आत्मसम्मान के साथ होनी चाहिए और अपना सम्मान खो के बातचीत नहीं होनी चाहिए। सम्मान, हर चीज़ का जो समाधान है वो बातचीत है, मगर उसके लिए हमारा जो अपना सम्मान के साथ बात होनी चाहिए, हमारा आत्मविश्वास मजबूत हो, और उस आत्मविश्वास के साथ, आत्मसम्मान के साथ ही हम बात करेंगे, नहीं तो ऐसा नहीं करना। दिक्कतें बहुत हैं बॉर्डर एरिया। निस्संदेह कि बॉर्डर का मतलब तो आपके पास, आपकी सरकार के पास कोई योजना है, कोई समय सीमा तय होगी इसमें? नहीं, ऐसा है कि क्योंकि सीधे तौर पे मंत्रालय के रूप में मैं नहीं देखता, इसलिए मुझे उसकी पूरी जानकारी भी नहीं रही होगी। मगर इतना जरूर है कि अगर बॉर्डर में एरिया में कहीं समस्या है, उसके कई कारण और भी हैं जी, उसमें ज़्यादा मैं जा नहीं पाऊंगा, मगर उसके लिए क्योंकि लोगों की भरपाई और उनकी कुछ सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, उसके लिए सरकार अलग से काम। पंजाब से सांसद हैं जी, मंत्री हैं, तो जो लोग यहाँ पर पंजाब में इस समस्या से जूझ रहे हैं, आपका दायित्व नहीं बनता कि आप बिल्कुल दायित्व बनता है, केंद्र सरकार से बिल्कुल दायित्व बनता है, मगर वो मैं कहा कि यहाँ पे शायद वो डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा, मगर मेरा दायित्व बनता है, और उनके लिए, जिनके लिए उनका काम जहाँ पे करना हो, वो जिस प्लेटफॉर्म पे मैं वो करूँ। पंजाब सरकार जो है एक विशेष पैकेज की मांग कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार जो है वो पंजाब की बात नहीं सुन रही। बिहार को एक बम्पर पैकेज दे दिया गया। क्यों दरकिनार किया जा रहा है पंजाब को आपके होते हुए? दरकिनार नहीं किया गया, ऐसा नहीं कह सकते कि पंजाब की हर ज़रूरत को पूरा करने की। और मैं आज तक जितनी भी स्टेज माननीय मंत्री अपने मुख्यमंत्री जी के साथ स्टेज शेयर किए हैं, और सभी में उन्होंने माइक से कहा है कि केंद्र ने हमें हर तरह का सहयोग दिया है, कहीं भी हमें जरूरत। आज जैसे कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, जिसको मैं ही देखता हूँ, मेरा मंत्रालय देखता है, कभी पहले पंजाब में थी नहीं, वो है कि उस योजना में ये है कि जो एससी की पॉपुलेशन गांव में ज़्यादा हो, उनको हम कुछ गांव को लेते हैं जिसमें 50% से ज़्यादा हो। मगर पंजाब इस वक्त जो 2011 का सेंसस की मतलब 32% है। अभी जो कास्ट वाइज आए हैं तो उसमें तो और बहुत बड़ा 37.8 का आंकड़ा आया है। तो पंजाब का नाम ही नहीं है। पंजाब देश में सबसे ज़्यादा एससी का था, नाम नहीं था, वो डिस्क्रिमिनेशन था।
आज जैसे ही हमारी मंत्रालय आया, मैं मंत्री बना हूँ, पहले पंजाब का नाम आया कि उसको प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना हमने गाँव में, जिसमें 20 लाख हम सीधा देते हैं, 50-20 लाख पंजाब गवर्नमेंट देती है और 5 लाख। लेकिन ये विशेष पैकेज मिल पाएगा क्या? नहीं, विशेष पैकेज की जो डिमांड्स आई हैं आज तक, जिस मंत्रालय में भी गए, जिस जहाँ पे भी गए, वो जहाँ भी गए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी हर डिमांड को, और जितना सत्कार माननीय प्रकाश सिंह बादल जी का भारतीय मोदी जी और हम पूरे करते हैं, शायद ही कोई और करता होगा। और वो शायद कहीं हमें तो कहीं इनकार कर दिया होगा, मगर बादल साहब को कहीं कोई नहीं। तो इसके लिए ये नहीं कह सकते कि मैंने जितनी स्टेज शेयर की हैं, और हर स्टेज पे बादल साहब ने कहा कि हमने जो मांगा है हमें मिला है। क्या 2017 का विधानसभा चुनाव जो होगा वो अकाली दल और बीजेपी क्या इकट्ठा लड़ेंगे या बीजेपी अकेले लड़ेगी? ये मुझे पता नहीं क्यों मीडिया वाले यही सवाल पूछते हैं। ये क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। लोग जानना नहीं, लोग पर पूरी तैयार हैं और पार्टियां तैयार हैं कि हम पिछले इलेक्शन एक साथ लड़ते आए हैं और आगे हमारे संबंधों में कहीं कोई दरार नहीं है जी, ठीक है। और मैंने ये बात जितनी, जब से मैं मंत्री बना हूं, क्योंकि पहले तो मुझे शायद मीडिया वाले भी नहीं पूछते थे, अब तो जब से जब मंत्री बना स्पेशल जहां भी गया हूं सवाल ही एक है, और मुझे तो मैं जवाब दे दे के भी थक गया हूँ। तो मुझे वो कहानी याद आती है ना, वो किसी का वो पाँव फ्रैक्चर हो गया था तो वो उसका हाल जानने आते, तो आखिर में वो टेप रिकॉर्डर लगा के बैठ जाता है कि वो इतना जवाब दे दे कि टेप रिकॉर्डर से सुन लो। कहने का मतलब ये है, ना तो कहीं हाईकमान ने किसी ने दिया है, कोई हिंट दिया है, किसी से कोई आवाज़ नहीं आई, ना हमारे लेवल पे ऊपर है, ना अकाली दल के लेवल पे। फिर भी ये सवाल लोगों के मन में शंका क्यों है, ये मुझे इनकी कम, पब्लिक की कम, मीडिया की ज़्यादा उत्सुकता नजर आती है। ठीक है, आपका जवाब हम याद रखेंगे 2017 विधानसभा चुनाव से पहले कि गठजोड़ होगा, साथ लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे। होशियारपुर लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो क्या विजन है आपका अगले 4 साल में आम जनता और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए? आप क्या करने वाले हैं? देखिए, होशियारपुर के लोगों के साथ मैंने वादा भी किया है, और जहाँ तक मैंने होशियारपुर को समझने की कोशिश की, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखों का शहर है, सबसे ज़्यादा IAS, IPS, PCS यानी ऑफिसर्स ग्रेड के सबसे ज़्यादा लोग होशियारपुर से हैं। संत सभी से यहाँ पे, प्रकृति का दिया हुआ सब कुछ है, प्रकृति के रूप में आशीर्वाद के, भगवान के आशीर्वाद हर वर्ग, हर क्षेत्र की ओर है, चाहे वो पहाड़ी एरिया भी है, वनस्पति भी है, सब कुछ है। मगर फिर भी इन सबको होने के कारण वो पछड़ा हुआ है, और उसके पिछड़ेपन को दूर करना ही मेरी सबसे पहला जो ये काम है। और उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए रोड कनेक्टिविटी चाहिए, उसके लिए रेल कनेक्टिविटी चाहिए, उसके लिए एयर कनेक्टिविटी चाहिए। जब एयरपोर्ट आ जाएगा, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी हो जाएगी, आवाजाही के साधन हो, तो यहाँ पर मेक इन इंडिया का जो बड़े प्रोजेक्ट है, कोई ना कोई योग लगा के इसको संपन्नता की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। पिछले दिनों में राधे माँ पर कंट्रोवर्सी हुई, आपने भी समर्थन किया, आपने कहा कि उनको देवी बोलने से कोई आपको गुरेज नहीं है। क्यों आप ऐसा सोचते हैं? वैसे मैं यहाँ पे इस विषय को लेना नहीं चाह रहा था, मगर फिर भी हमारी ये देश की संस्कृति है, हम तो नारी को देवी कहते हैं। तो अगर कोई देवी कहते हैं कि उसको देवी है, तो मुझे कहने में क्या एतराज है? मैं किसी भी नारी को कहूँगा देवी कहूँगा। अगर दूसरे नजरिए से कहें, अगर दूसरे नजरिए से कहें कि आपको क्या कमी लगती, लोग उसको कोई उसको किसी को कोई फॉलो, यहाँ पे इस देश में इतने पंथ, इतने धर्म, इतने वो मिशंस हैं, काम करते हैं, आप उनकी गिनती नहीं गिन सकते। हम हर एक का अलग अलग नजरिया है। कोई कहता है बाल बड़ा, वो गुरदास मान का गाना मुझे याद है, कोई कहता है बाल बड़ा, कोई कहता बाल कटा, वो खींचो कहता तू तो मस्ती मना। कहने का मतलब ये है कि हर एक के अपने अपने नजरिए हैं। और अगर मैं कहूं कि मुझे कोई कहता है वहां क्यों जाते हो, मेरे क्षेत्र की रहने वाली है, उस नजरिए से भी जाऊंगा। नारी है, नारी को देवी कहने के मुझे कोई गुरेज नहीं है। दूसरा, अगर किसी ने मुझे, जब मैं पार्लियामेंट में था तो मुझे फटाफट किसी ने क्वेश्चन किया आगे जाके पार्लियामेंट, कि आपके घर पे भी आई थी, आप भी उसके पास जाते हो। मैंने कहा मेरे घर, मेरे क्षेत्र की रहने वाली है तो क्यों नहीं आऊँगा, मैं क्यों नहीं जाऊँगा, मैं तो हर घर पे जाके वोट मांगता हूँ, तो मेरा जाने का मेरा क्यों नहीं जाऊँगा। दूसरी, आपने वो क्रिमिनल है, ऐसे कैसे कह दिया आपने किसी के ऊपर FIR दर्ज होगी, क्रिमिनल है। तीसरा, जो उसके कोई आधार नहीं है, आधारपूर्ण अभी बता रहे हैं कि इतना कुछ हो रहा है तो कोई नहीं होगा।
तीसरा, किसी ने उसके ऊपर लिबास के ऊपर कहा कि उसने लिबास स्कर्ट पहनी थी, ये टॉप पहना था, ये था। मुझे ये आया कि एक तरफ तो आप नारी के उसके खुलेपन की बात करते हो। मुझे याद है कि किसी एक हरियाणा के मंत्री का किसी ने आ गया था, उसने स्टेटमेंट दे दिया था, क्योंकि बोलने के लिए इस विषय के ऊपर बड़ा संकोच करके बोलना पड़ता है। कल ही आप कह दो कि विवादित बयान दे दिया, मगर क्योंकि स्टूडेंट्स बैठे हैं, ये भी मेरे साथ समर्थन करेंगे, महिलाएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, ये भी समर्थन। उसने कह दिया था कि महिलाओं को पूरे कपड़े के साथ ढक कर बाहर जाना चाहिए। तो 3 दिन तक टीवी पे डिबेट होती रही कि आपने नारी के अधिकारों के हनन कैसे किया, आपने ये क्यों किया, वो किया क्या उसको आज उस नारी को अधिकार ही खत्म हो गया? आज वो नारी का हनन नहीं हो रहा, अधिकारों का हनन नहीं हो रहा। वो उसकी मर्जी है, वो क्या करना चाहती, क्या नहीं करनी चाहती। वो कहती है कि मैं देवी हूं, आप मानो ना मानो। हम तो गाना भी सुना है, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। उसके ऊपर डोरी का एक्ट है कि किसी तीसरे की बहू के ने दोष लगाया है कि मुझसे ये डोरी मांगती। उसकी अपनी 2 बहुएं अपनी शादीशुदा घर में बस रही हैं, वो खुशहाल हैं। वो अगर डोरी मांगेगी तो अपनी बहुओं से मांगेगी कि पड़ोसियों के घर पे जाके मांगेगी? ये अजीब सा लगा मुझे क्वेश्चन। सो आपराधिक मामले कुछ, क्योंकि मैं इस विषय के ऊपर ज्यादा नहीं जाना चाहता। ये देश के साथ, देश की समस्याओं के साथ जुड़ा विषय नहीं है। ये मेरे निजी व्यक्ति से जुड़ा हो सकता है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़ा हो सकता है, मेरे निजी विचारों से जुड़ा हो सकता है। विजय जी, आप यहाँ पर जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के इस कार्यक्रम में खास तौर पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।